3 नवंबर का दिन पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख का यौम स्याह समझा जाता है। इस दिन एक आमिर ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने गैर आइनी इक़दाम उठाते हुए पहली मरतबा आला अदालतों के 60 से ज़ायद जजों को ज़बरदस्ती अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया। ये तो यौम स्याह था, मगर उसके बाद चलने वाली कामयाब वकला तहरीक पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। जजों ने भी जिस अज़म का मुज़ाहरा किया और वकीलों ने और आवाम ने, वो भी तारीख़ का एक हिस्सा बन चुका है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के उस मुल्क में एक ऐसी तहरीक देखी कि जहाँ पे एक तरफ तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही थी, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम एक आमिर के ख़िलाफ़ कानून की हुक्मरानी के लिए सड़कों पर निकल आई थी। आज के दिन हम बात करेंगे 3 नवंबर के दिन होने वाले वाक़यात और उसके मुकाबले के लिए बाहर आने वाले अवाम, वकला और जजों के किरदार के हवाले से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये उन जजों में शामिल थे जिनको जनरल मुशर्रफ ने अपने गैर आइनी फरमान के ज़रिए बरतरफ किया था। खलीलुर रहमान रमदे साहब, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को वक्त देने का। सबसे पहले कुछ 3 नवंबर के दिन आपको याद आता है क्या हुआ? यूँ तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, रिपोर्ट हो चुका और दुनिया ने देखा, आप जजेस की बहादुरी और अज़म के किस्से भी हमारे सामने हैं, मगर आज 4 साल बाद आप कैसे उस वक्त को याद करते हैं? एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो उन दिनों में जनरल मुशर्रफ का वो अबाउट हिज क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो केस चल रहा था हमारे पास और वो केस तकरीबन 3-4 हफ्ते से चल रहा था। 3 नवंबर से कोई 1 हफ्ता पहले हमने कोशिश की कि अब इसको वाइंड अप किया जाए, बल्कि हमने यहाँ तक कहा कि अगर ज़रूरत हुई तो, अगर आपको याद है तो 3 नवंबर को हफ्ता का रोज़ था, सैटरडे था, तो हमने कहा वी विल इवन सिट ऑन सैटरडे एंड संडे इफ नीड बी एंड वी वांट टू वाइंड अप दिस केस। पीरज़ादा साहब ने कहा कि मैं सैटरडे को मैं डॉक्टर के पास जाना है तो मैं अवेलेबल नहीं हूँगा एंड सो ऑन। सो फिर उस वजह से हमें केस फिर ज़ाहिर है फ्राइडे को सुना, उस रोज़ 2 नवंबर था, फिर वो मंडे पे चला गया, सोमवार पे, क्योंकि उन्होंने रेजिस्ट किया हुकूमती वकला ने की। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 3 नवंबर को लाहौर में था, तो शाम को पता चला कि वो मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो उस रोज़ घर में एक फैमिली का डिनर था, तो फिर वहाँ चले गए। वहाँ से मैं को 11 साढ़े 11 बजे हम लोग वापस आए। तो वो उस वक्त तो घर में बाहर, मुझे जब मैं वापस घर में आया, दाखिल हुआ, तो कोई ऐसी बात गैर मामूली नज़र नहीं आई। लेकिन अभी मैं कपड़े तब्दील ही कर रहा था तो मुलाजिम ने आके कहा जी कि मेजर साहब हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं समझ गया कि ये आपको कुछ हो गया, कुछ टेढ़ा हो रहा है। तो खैर मैं निकला कमरे से, तो ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ मेजर साहब वर्दी में मौजूद थे। खैर उन्होंने बहुत एहतराम से, बहुत इज़्ज़त और एहतराम से मेरे साथ बात की। तो वो कहने लगे कि जी वो सर वो सिक्योरिटी का आपकी बहुत मसला है। मैंने मेजर साहब ये मजाक छोड़ दें आप, तो जो आप चाहते हैं वो बता दें क्या बात है। कि सर मैं रेंजर्स के लोग आए हैं, सारे साथ फोर्स आई है, तो हमने अपने आपके घर के इर्द सारा। तो आपने मेजर साहब के हुक्म की तामील की? हाँ, तो मेजर साहब ने कहा कि आप यहाँ से, हमारे पास पूरे लिस्ट है लोगों की, मुलाजमों की, घर वालों की, बच्चों की, तो आइंदा हुक्म तक कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, ना बाहर से कोई। और ये बच्चे आपके साथ थे? बच्चे, ये मेरा पोता है, ये उस वक्त माशाल्लाह था कोई 2.25 साल का जी। तो ये भी बेचारा, इसने भी कैद काटी। ये भी फिर जब वो, मेरा ख्याल था कि इसको शद्दी मना करेंगे, ये मंडे को इसने स्कूल जाना था, तो ये सुबह उठ के जाने लगा, तो इसको भी रोक दिया उन्होंने। तो ये ऐसी सूरत हाल में अब अगर कोई ऐसे खुदा न खास्ता वाक़या होता है तो क्या जजों को और आवाम को और वकला को फ़िज़िकली रेजिस्ट करना चाहिए फ़ौज की मुदाखलत को? क्या वो आइनी होगा, वो मज़ाहमत जो सड़कों पे अगर लोग निकले फ़ौज के ख़िलाफ़, क्या वो एक आइनी अमल होगा जजों और वकीलों के लिए? देखिए बात यह है कि कोई भी कौम बग़ैर जद्दोजहद के और बग़ैर कुर्बानियों के कभी कौम नहीं बना सकती।
اور اپنے حقوق کے لیے اور رول آف لا کے لیے اور اپنے ملک کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے لوگوں کو لڑنا پڑتا ہے. تو اس کی مزاحمت کرنا جائز ہوگا اور آئینی ہوگا؟ خیال ہے ہر لحاظ سے جائز، ہر لحاظ سے جائز، کیونکہ ہر شہری کا آئینی فرض ہے، ہر شہری کا. آپ اگر کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے ٹو ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 5 میں اور اس میں کہ آپ نے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے آئین کو ڈیفینڈ کرے. تو بطور جج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آرمی چیف اپنے جرنیلوں کو حکم دیتا ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کریں تو وہ جرنیل جو ہیں اس کا حکم ماننے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ دیکھیے، میں اپنے ملک کی فوج کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کے یہ ڈسپلن جو ہے آئین سے بالاتر ہوتا ہے؟ ڈسپلن آئین سے بالاتر نہیں ہوتا، کیونکہ ہر فوج کے ہر فرد نے اور ہر آفیسر نے بھی آئین کو، اگر ان کا بھی آپ اوتھ دیکھیں آرمی ایکٹ کے تحت وہ جو اوتھ لیتے ہیں فوج کے افسران جب ان کو کمیشن ملتا ہے، تو اس میں بھی آئین کا تحفظ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان کو بھی ایسا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ اب میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اگر ان کو اپنے آئین کے اور اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ تو آپ نے 31 جولائی کے فیصلے میں یہ لکھا ہے، تو پھر کہنے میں کیا حرج؟ آپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، ایک ہی بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہم جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے ساتھ موجود ہیں اور پھر کچھ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.